जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को वो 7 रीज़न्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपका स्पेन का वीज़ा रिजेक्ट होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ख़ुद स्पेन और नीदरलैंड में होता हूँ। यहाँ से आप लोगों के लिए इनविटेशन भी भेजता हूँ और पाकिस्तान से भी स्पेन और नीदरलैंड के वीज़ा को डील करता हूँ और यहाँ पे इमिग्रेशन को भी डील करता हूँ। जो पाकिस्तानी ज़्यादातर ये 7 मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनको वीज़ा नहीं मिलता है, वो सारा कुछ आज मैं आप लोगों को इस एक वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि आपका मेन जो चीज़ होती है वो है आपका कंसल्टेंट होता है। कंसल्टेंट का वीज़ा लेने में बहुत बड़ा रोल होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वीज़ा आपको कंसल्टेंट देता है, लेकिन कंसल्टेंट का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा रोल होता है। वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आपने आखिर तक ये वीडियो देखना है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर आप ख़ुद भी अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। सबसे पहला जो है कि आपका कंसल्टेंट जो है वो एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों ने फारिग कंसल्टेंसी में अगर कंसल्टेंसी नहीं भी लेते हैं तो भी अगर आप किसी और के पास जाते हो, लेकिन आपने ये बात का जो अंदाज़ा है इसका ख़्याल ज़रूर रखना है कि वो कंसल्टेंट ख़ुद इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से निकला हो, उसने ख़ुद यूरोप देखा हो। अगर एक कंसल्टेंट जो कि ख़ुद उसने यूरोप देखा ही नहीं हो और आपको कहेगा कि आपके लिए मैं अप्लाई करूँगा, तो आप बताओ कैसे आपको वीज़ा दे सकता है या कैसे आपका फ़ाइल बना सकता है। तो अगर फारिग कंसल्टेंसी के लिए मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं ख़ुद यूरोप में होता हूँ, स्पेन में है, नीदरलैंड में। तो यहाँ से आप लोगों को अगर इनविटेशन भी चाहिए होती है तो मैं दे देता हूँ। अगर आप नॉर्मल भी अप्लाई करते हो तो मैं वो फ़ाइल बनाता हूँ जिस प्रोसेस से मैं गुज़रा हूँ। जो प्रोसेस मैंने अपने लिए अप्लाई किया वही डॉक्यूमेंटेशन आपको मैं अप्लाई करके दूँ, क्योंकि एम्बेसी की एक रिक्वायरमेंट होती है। हमेशा मैं कहता हूँ जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो एम्बेसीज़ पाकिस्तान में बनी होती है या कतर, मस्कत, ओमान में, तो आपको वीज़ा देने के लिए बैठे हुए हैं। वो ऐसे वहाँ पे चाय खाने के लिए तो वहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं, तो वो आपको वीज़ा देने के लिए बैठे हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है, अकल से काम लेनी है। ऐसे कंसल्टेंट को ढूंढना है जो आपके फ़ाइल को 100% ओन करें, आपके फ़ाइल के ऊपर मेहनत करें, काम करें। बाकी रोज़ी रोटी किस्मत की बात होती है, लेकिन कम से कम आपका फ़ाइल तो ठीक हो ना। जो रिक्वायरमेंट्स है एम्बेसी को वो तो पूरे हो। आप अगर एम्बेसी में जाते हो वहाँ पे तो जलील और ख्वार ना हो, वो तो आपके फ़ाइल को दे के डस्टबिन में तो ना फेंकें कि भाई यहाँ इस बंदे का मैं क्या देखूँ। अब उसका होटल बुकिंग ठीक नहीं है, इंश्योरेंस ठीक नहीं है, ट्रैवल प्लान ठीक नहीं है, कवर लेटर ठीक नहीं है। तो ठीक क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने ऐसे बंदे से बनाया है जो कि ख़ुद वो G11 मरकज़ से नहीं निकला हुआ है, वो G8 से नहीं निकला हुआ है, वो F11 से नहीं निकला हुआ है। तो आप उस बंदे से फ़ाइल बनाते हो तो लाजुम है फिर आपका यही हाल होगा। और दूसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका बैंक स्टेटमेंट है। कम से कम अगर आप 5-6 दिन के लिए ट्रैवल प्लान देते हो तो उसके लिए आपके पास 6 से 10 लाख, 8 लाख, आपके पास 15 लाख, आपके पास 20 लाख कम से कम होनी चाहिए। जितना आप ट्रैवल प्लान ज़्यादा देंगे उतने ही पैसे आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आप बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई करते हो तो आपका डायरेक्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल है। और उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है ट्रैवल प्लान, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कंसल्टेंट का रोल है, कंसल्टेंट आपका ट्रैवल प्लान बनाता है। आप एक एम्बेसडर को अपने डॉक्यूमेंट जाके देते हो, उसमें ट्रैवल प्लान लिखा हुआ था कि भाई मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कब से कब जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। तो जब आप ये सारी चीज़ें उसको बताएंगे तब जाके उसको लगेगा हाँ भाई ये हमारे मुल्क में एक जेन्युइन टूरिस्ट है, इसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी है। अगर एक बंदा अंधों की तरह कहीं पे किसी मुल्क में जा रहा है तो वो वहाँ पे क्या करेगा, किधर जाएगा? ठीक है, तो वो ऐसे लोगों को इनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते, वीज़ा नहीं देते हैं, चांसेस कम हो जाते हैं। और साथ में आपका कवर लेटर का मेरे ख़्याल से जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बना सकता। रीज़न यही है कि मैंने किया हुआ एमफिल इंग्लिश लिटरेचर में, और मैं इन चीज़ों को जब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, उसके अंदर वो बातें, चीज़ें होती है, इंटरव्यू होती है। कवर लेटर एक किस्म का इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू जो कि आपका इंटरव्यू है वो मैं दे रहा होता हूँ। जैसे कि कोई होता है ना, एक अगर कोई डॉक्टर हो, अगर वो स्टूडेंट के लिए पेपर में बैठ जाए, एग्ज़ाम दे दें, तो वो स्टूडेंट जो है वो टॉप कर जाएगा क्योंकि वो उस्ताद है। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे। अगर मैं आपका कवर लेटर लिखता हूँ इसका मतलब मैं आपके लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपको नहीं आता इंटरव्यू देना, मैं आपकी जगह इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो इसलिए कवर लेटर में आपके हर एक चीज़ को मैं कवर करता हूँ कि भाई ये बंदा है, ये कौन है, क्या करता है, कहाँ से है, जा रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, जाएगा, वापस आएगा, क्यों आएगा, रुकेगा क्यों नहीं, टूरिस्ट क्यों है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ये देखनी होती है। जब तक आप इनका एहतियात नहीं करोगे तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ये 100% मैं श्योर हूँ।
अगर आप कवर लेटर किसी फेसबुक को देख के लिखते हो या यूट्यूब से वीडियो देख के लिखते हो या चैट जीपीटी से लिखते हो, उससे आपको वीज़ा नहीं मिलता है। ऐसे एक्सपर्ट से आप अगर अप्लाई करोगे, बनाओगे, तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। हाँ, वैसे आपने पैसे ज़ाया करना होता है, बेशक आप करें, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली वीज़ा लेना होता है और आपने अपने चांसेस कम नहीं करने हैं, तो फिर आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। और यही मैं कहता हूँ कि अगर आपको हमारे एक्सपर्टीज से फ़ायदा लेना होता है तो उसके लिए आपको फारूक कंसल्टेंसी जाना ज़रूरी होती है। हम क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हम आपके जो मिस्टेक्स होते हैं जो आप करते हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं। आपके बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, आपके बिज़नेस को देखते हैं, आपके जॉब्स को देखते हैं, आपके इनविटेशन को देखते हैं, आपकी होटल बुकिंग को देखते हैं, कवर लेटर को देखते हैं, ट्रैवल प्लान को देखते हैं, हर एक चीज़ को हम देखते हैं। जब तक आपकी चीज़ें ठीक नहीं होता है तब आपको हम वैसे भेजते ही नहीं है। अगर भेजेंगे उस वक्त भेजेंगे जब आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी वो कहें वाह ज़बरदस्त आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाया है, ताकि हम जाके अपने लिए भी बना लें, क्योंकि वहाँ पे भी पाकिस्तानी होते हैं। कभी कभार आपको एक बात बता दो, जो लोग एम्बेसीज़ में बैठे हुए होते हैं ना, उनको भी फ़ाइल और डॉक्यूमेंटेशन बनाना नहीं आता है जो हम बना सकते हैं। रीज़न ये है कि मैं एक एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ। वो वहाँ पे बैठे हुए सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए, और आगे जो होता है वो स्पेन के एम्बेसी पे, नीदरलैंड के एम्बेसी में पहुँचाते हैं। जो पाकिस्तानी जो काउंटर में बैठे होते हैं वो आपसे ज़रूर पूछेंगे हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ से बनाए हैं। तो वो मतलब ये है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वहाँ पर वाह ज़रूरी होता है। और बिज़नेस आपका रजिस्टर्ड होना, एन टैक्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा आपकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होती है, आपके होटल बुकिंग कंफर्म, इंश्योरेंस आपके जेन्युइन होने चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मानी रखती है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपने जब भी करना है तो ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जो इस चीज़ से एक्सपीरियंसड हो। तो अगर आपको हमारे एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाना है तो आपने इस्लामाबाद G11 मरकज़ में फारूक कंसल्टेंसी को रुजू करना है। तो इंशाल्लाह आपके फ़ाइल को, डॉक्यूमेंटेशन को ओन करेंगे और उस पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे और आपके चांसेस को बढ़ाएंगे। बाकी इंशाल्लाह एक दिन होगा कि आप भी मेरे पास यहाँ पे यूरोप में होंगे। तो आपने ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी करें, दोस्तों को भी बता दें, ताकि अगर वो भी इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।